अब भारत क्या एक्शन लेगा, देश दुनिया की राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन तमाम बातों पर अगले लम्हों में हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? हम लोग एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त के जो 5 अहम अपडेट हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक 24 घंटे के अपडेट से भी आपको रूबरू करा देते हैं। जैसे ही 22 अप्रैल के इस घटनाक्रम की, यानी एक दिन पहले के इस मामले की सूचना पहुंचती है, मिलती है, दिल्ली आती हैं खबरें, तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो जाते हैं जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब के दौरे पर होते हैं वो अपना दौरा कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के साथ जब वापसी होती है तो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। अमित शाह जी वहीं उतरते हैं, उस जगह उतरते हैं जहां पर यह हादसा हुआ, और ये बहुत ही करेजियस और भारत की क्षमताओं को दिखाने वाला स्टेप है कि हम इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं, हमारे दिल को बहुत ठेस लग सकती है, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारे हौसले जो हैं, हम वहीं उतरेंगे जहां तुमने गोलीबारी की है। और वो भी उतरेगा वो शख्स जिसका नाम सुनकर, अमित शाह, नाम सुनकर पता चलता है कि हाँ, अब एक्शन की बारी भारत की है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अमित शाह 23 अप्रैल की बात करें तो मिलते हैं पीड़ितों से, घायलों से, पीड़ित परिवारों से, और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सारी चीज़ें हम जितना भी हो सकेगा इसका जवाब तो देंगे ही, और जो भी हर संभव मदद है वो पीड़ित परिवारों को पहुंचाई जाएगी। इस वक्त के जो 5 अपडेट हैं, सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में चल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए के प्रमुख अजीत डोभाल इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद हैं। हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद इसके पीछे बताया जा रहा है। ये उसकी शैतानी फितरत से निकली है ये स्कीम, और ये कहीं ना कहीं एक तुलना भी हो रही है कि जिस तरह इजराइल में एक फेस्टिवल के समय हमास का हमला था, कुछ उसी तरह पर्यटकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यानी हो सकता है इन आतंकियों ने हमास के उस हमले को देखकर इस तरह की योजना बनाई हो। चौथी जो बड़ी खबर है इस वक्त की, शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 4 की पहचान हुई है, जिनकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के सस्पेक्टेड टेररिस्ट के स्केच भी जारी किए हैं और तस्वीरें भी उनकी जारी कर दी गई हैं। तो ये अब तक के अपडेट हैं, और जो मेहमान हमारे साथ अगले लम्हों में रहेंगे बातचीत के लिए, मेरे साथ स्टूडियो में हैं ब्रह्मदीप अलूने साहब, जो विदेश मामलों के जानकार हैं और प्राध्यापक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएल शर्मा, नेवल एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी, ये फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर के विज़िट पर हैं, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। और सबसे पहले राम अवतार तिवारी जी की तरफ हम चलते हैं, जो कश्मीर में हैं इस वक्त, और उनसे एक अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, इस वक्त आप कश्मीर में हैं, क्या सूरत हाल आपको दिख रहा है, किस तरह का मंजर है? सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कश्मीर को एक तरह से अपने आगोश में ले लिया है इस समय, और सख्त इंतजामात हैं। किस तरह के हालात आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर में? तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, उनका फ़ोन अभी एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि उनका फ़ोन ले। जब तक ब्रह्मदीप अलूने जी से मैं, जो हमने 5 बड़े अपडेट दिखाए हैं सर, कैसे आप देखते हैं इस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठक चल रही है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बैठक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। सुबह भी हमने जब इस पर आपसे बात की थी तो भारत कई कदम उठा सकता है। कैसे देखते हैं इस वक्त सुरक्षा मामलों पर जो कैबिनेट की बैठक है? जी देखिए सर, शरद जी, जिस प्रकार से भारत की सरकार ने कदम उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी गंभीरता का एहसास इसी से पता चलता है कि 24 घंटे के भीतर हमारे गृह मंत्री उस जगह पर थे जो बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, भौगोलिक स्तर पर भी, जहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत दूर नहीं है। मतलब बहुत अविश्वसनीय कदम उठाया है। प्रधानमंत्री लौट आए हैं, उसके साथ रक्षा मंत्री, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे प्रमुख हैं NSA, वो भी हैं उस मीटिंग में। जाहिर सी बात है कि पर्यटकों को निशाना बनाना, इसके कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को उठाकर बलूचिस्तान जैसी घटनाओं को जो उनके देश में हो रही है, बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उसकी लिपापोती करने का प्रयास करना और भारत की सेना को चुनौती देना, तो बहुत स्पष्ट है कि यह जो घटना हुई है, जिस प्रकार से भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया है, तो इसके तार पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से जुड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार बहुत ही आर पार के मूड में है। दूसरी बात यह भी है कि वैश्विक नेताओं ने भारत के पक्ष में समर्थन जताया है, निंदा की है पुलवामा को लेकर, और भारत एक ऐसा दुनिया का वाहिद राष्ट्र है जिनके साथ रूस भी खड़ा है, पुतिन भी है, ट्रंप भी है। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने भी भारत के पक्ष में समर्थन दिखाया है। तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक स्तर पर भारत को जो समर्थन हासिल है, उसके बाद भारत की सरकार जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में काम कर रही है, आतंकवाद को हमने रोकने की कोशिश की है और सफल भी रहे हैं। इसका संदेश भी बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में खुशहाली आए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर जो है कश्मीरियत जिंदा हो, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले। जाहिर सी बात है पाकिस्तान कश्मीर की बदहाली चाहता है। इस समय न केवल हमारी सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीर खुशहाल रहेगा, किसी कीमत पर खुशहाल रहेगा, हम पाकिस्तान की किसी भी घिनौनी हरकत से डरने वाले नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने भी बहुत स्पष्ट कहा है, पहला बयान आया संभवतः रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह जी बोले इस बात को। तो देश में बहुत दुख है, देश में बहुत पीड़ा इस बात की, लेकिन देश तैयार भी है किसी भी घटना से निपटने के लिए और इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो निश्चित तौर पर 1-2 दिनों में इसका जो जवाब है वो दुनिया के सामने आएंगे। शरद जी बिल्कुल। इस वक्त संजय सिंह तोमर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं सीधे श्रीनगर, जहां राम अवतार तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी साहब, इस वक्त कहाँ आप? श्रीनगर में हैं, पहलगाम में हैं? पहले अपनी लोकेशन हमको बताइए। सर, श्रीनगर के हम एक होटल में, ताज होटल है जी, वहाँ रुके हुए हैं जी। हम लोग यहाँ से कल जाना चाहते थे, घटना जो स्थल है ना वहाँ जी, जो पुलगांव है, पहलगांव है, वहाँ जाने के लिए हम लोग निकले थे। तो 15 किलोमीटर दूर ही हमको रोक दिया गया और बताया गया कि आतंकी हमला हो गया है, अब आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। वहाँ का जो लोकेशन आएगा उसके बाद होगा। पहले हमको 2-3 छोटी घटना लगी, 1-2 लोग आपस बंदूक और सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हमला है ऐसा हमें लगा। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि एक बड़ी घटना हो गई है, और जो CRPF के जवान बताए कि उसमें पर्यटक मारे गए हैं, और पहली बार मारे गए। ये जो आर्मी वाले थे वो बता रहे थे कि जनरली पर्यटक नहीं मारे जाते, क्योंकि यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है, माने जो रीढ़ है, जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटक की रहती है। जी हाँ, लेकिन ये पाकिस्तानी शह पर यहाँ थे और लोकल मिलिटेंट्स भी नहीं थे, कि जिनका कम से कम, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकल मिलिटेंट्स सहृदय होते हैं या उनका नज़रिया अलग होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें भिन्न होती हैं। कुछ चीज़ें, जैसे आप कहते हैं कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, शायद वो बात हो सकती है। लेकिन पहले अतीत में ये भी बताया है कि लोकल
आउटफिट जो रहे हैं उन्होंने भी कहर बरपाया। बहरहाल अभी आप क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ सुरक्षा के इंतजामात, और पर्यटकों में जाहिर तौर पर तकलीफ भी होगी, पीड़ा भी होगी। श्रीनगर का माहौल किस तरह का है? श्रीनगर में क्या है कि आज बंद का आह्वान किया गया था मुफ्ती मोहम्मद के द्वारा, तो इसलिए बंद के कारण यहाँ व्यापक असर है। यहाँ पर रैली भी निकली है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल व्यापारी हैं, उन्होंने खिलाफ में मार्शल निकाला है, रैली निकाली है, प्रदर्शन किया है। जी जी। तो इसलिए किया कि इनकी रोजी रोटी पे मार पड़ रहा है। पर्यटक अब जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग होटल में अभी 60 लोग हैं करीब करीब, वो होटल में ही रह रहे हैं, कैद है समझ जाओ। होटल से बाहर जाना नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों से ऐसा हिदायत है कि मत जाइए करके, तो हम लोग होटल में ही हैं। तो यहाँ बंद का आह्वान है, तो सन्नाटा छाया है, सुरक्षा बल बढ़ा हुआ है, आवाजाही के रास्ते बंद हैं। जो पर्यटक जो जहाँ है वहीं है, उसके निकलने के अग्रिम आदेश जो होगा आर्मी का जो यहाँ चलता है। आर्मी जो ये कहेगा कि अब जो पर्यटक निकल जाएं, जो प्लेन से जाना चाहते हैं, जो ट्रेन से जाना चाहते हैं, जो गाड़ियों से जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग माध्यम से जाना चाहते हैं, निकल जाएं। ऐसे जो निर्देश आएगा वो निर्देश से निकलेंगे। बिल्कुल फिलहाल आर्मी के कोई दिशा निर्देश नहीं होने कारण हम लोग जो है वो अभी अपने होटलों में ही हैं और किसी अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए, उसके बाद हम अपने जो रास्ते हम लोग चाहते थे कि वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए रायपुर वापस चल दें, परंतु जो हालात दिख रहे हैं वो ये लग रहा है कि अब हम लोग जल्दी से जल्दी रायपुर वापस चल दें, बाकी जगह जाने का मन नहीं रह गया क्योंकि स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है और घर परिवार के साथ है, बाल बच्चों के साथ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपेक्षाकृत जो है लोग खुश नहीं हैं। और बिल्कुल तिवारी साहब, लेकिन हालात बेहतर होंगे और आप भी ये भरोसा हम आपको भी दिलाते हैं। और आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं तो आप समझते हैं कि इस समय पूरी कोशिशें हैं कि ना खौफ हो ना दहशत हो, लेकिन जो इनिशियली एक जैसे आप कहते हैं एक सेटबैक है हमारे लिए इमोशनली भी और तमाम दूसरे कारणों से भी, लेकिन स्थितियां जल्दी ही बेहतर होंगी। लेकिन जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापसी हो पर्यटकों की, क्योंकि सब घर जाना चाहते होंगे। और मुझे लगता है कि उस रणनीति पर ज़रूर वहाँ काम कर रही है आर्मी, जो इस वक्त एक अहम रोल अदा कर रही है सुरक्षा बल के साथ। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे अपडेट लें इस मसले पर। मैं एसएल शर्मा साहब की तरफ चलूँगा, फिर तोमर साहब की तरफ आऊँगा। शर्मा साहब, आप किस तरह देखते हैं परिस्थितियों को? भारत के पास जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि युद्ध लड़ना जिस तरह से पाकिस्तान एक शैडो वार करता है भारत के साथ, खासतौर से 72 और कारगिल में बुरी तरह पिटने के बाद, कारगिल में भी मुंह छिपा के लड़ा था वो, लेकिन उसके बाद भी हमने इनिशियली एडवांटेजियस पोजीशन हासिल करने के बाद भी हमने उसे खूब मुंह की खाई उसने। लेकिन अब वो दौर नहीं है कि उस तरह की लड़ाई। भारत की रणनीति आप कैसे देखते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक, पाक सो कॉल्ड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट ठिकानों पर हमला, किस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं? जी जय हिंद जी। मैं जितने भी पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उन सबको मैं मेरा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं जी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको सद्गति प्राप्त हो जी। ये जो ऐसा मौका है सर कि जब हम लोग सिचुएशन देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसी है जिसमें ये उन्होंने अटैक किया है। आप अगर बैकडेटेड में जाएंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तो इंडिया के अंदर एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी से उन्होंने शाहीन बाग किया था और दंगे किए थे। एक दंगे भी हुए थे बहुत सारे दिल्ली के अंदर। और अब जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं बेन साहब, तो ये घटना हो गई है। ये 5 टेररिस्ट की बात नहीं है सर, ये बात है इसके पीछे हुए छुपे हुए मखोटों की, जो लश्कर तोयबे का जो एक ग्रुप है रेजिस्टेंस फोर्स, उन्होंने इसको अंजाम दिया है। और इसके पीछे आईएसआई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है।
जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाक को अब मुद्दा सिर्फ पाक है, कश्मीर नहीं है, पीओके जिसको बोलते हैं पीओके, तो पीओके से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में लोकल भी 2 आदमी हैं जो लोग मिले हुए थे, जिन्होंने रेकी करी और ये हुआ। और जो जगह इन्होंने चुनी है स्ट्रेटेजिकली, आप देखिए कि अमरनाथ की यात्रा को ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पहलगाम जिस जगह ये अटैक हुआ है वो अमरनाथ यात्रा वहां से स्टार्टिंग होती है, तो ये किसी तरह से अमरनाथ की यात्रा को भी अफेक्ट करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं बताऊं आपको कि ये जो अटैक है ये चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आए। तो आज की तारीख में 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है कश्मीर की आज। अब क्या है सर, इसमें ये जो घटना हुई है, जब पुलवामा की घटना हुई थी तो मैं इसी तरह के एक डिस्कशन में था और मैंने एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा था न्यूज़पेपर में। मैंने कहा था कि ये पुलवामा का अटैक आखिरी नहीं है, ये लोग सुधरेंगे नहीं जब तक इनको जो है सुधारेंगे नहीं अपन। और आज ये पुलवामा जैसी घटना एक बड़ी घटना हो गई है। और इसमें एक सबसे बड़ी दर्दनाक घटना क्या है इसमें कि सब सिविलियन है, और हमारे एक नेवी के ऑफिसर भी थे, लेफ्टिनेंट नरवाल, जो करनाल के रहने वाले हैं। उनकी शादी अभी 17 तारीख को ही हुई थी। जी मैं लौटता हूँ शर्मा साहब, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें सामने रखी हैं। मैं संजय सिंह तोमर, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर, उनकी तरफ मैं चलता हूँ। सर, जिस तरह से बात की कि पुलवामा के बाद और भी है, और सवाल ये है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान है इन हमलों के पीछे, या कुछ छुपे हुए ऐसे और भी चेहरे हैं जो ग्लोबल या जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़े चेहरे हैं, वो सामने नहीं आते हैं, वो पर्दे के पीछे से खेलते हैं। किस तरह से आप देखते हैं पूरे मामले को? मैं कर्नल तोमर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ, वेपन एक्सपर्ट हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ और क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत बार बातें करी हैं और मैंने यही बोला है कि इसका केवल एक ही सल्यूशन है, वो है अटैक ऑन पाकिस्तान। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारी सरकार पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज आई एम अ वेपन एक्सपर्ट ऑल्सो एंड, और हम लोग 100 टाइम्स हम पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो मैंने बोला था सरकार को, लेकिन ये जो अटैक हुआ है इसको मैं टेररिस्ट अटैक नहीं बोलूँगा, ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है, क्योंकि ये जो गेम है वो है स्लीपर सेल्स का, और जो फ्यूचर वॉर्स हैं वो स्लीपर सेल्स के ही जरिए लड़े जाएंगे। अभी आप देखिए इज़राइल ने जो लड़ाई करी है, अमेरिका ने जो करी है हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के ऊपर, वो केवल स्लीपर सेल्स के ही थ्रू करी है। वो स्लीपर सेल्स जो हैं वो इनके डिफेंस जो इस्टेब्लिशमेंट्स है उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर वहाँ से वो ओन पोजीशन देते हैं जिनको कि ड्रोन की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये है स्लीपर सेल्स। और पाकिस्तान आर्मी, ISI और बांग्लादेश की जो आर्मी है, ये इनके स्लीपर सेल्स इंडिया में बहुत एक्टिव हो गए हैं। और जैसे कि अभी खबर आ रही है कि ये जो स्लीपर सेल्स ने ही अटैक किया है और इसमें लोकल स्लीपर सेल्स भी हैं, तो ये देश के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट भी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि इस बार पाकिस्तान का खात्मा किया जाए, एंड वी आर 100 टाइम्स मोर पावरफुल, और हम 48 आवर्स में पाकिस्तान का खात्मा कर सकते हैं। हमारे पास 20,000 ब्रह्मोस मिसाइल है। मैंने प्लान भी दिया था कि केवल 1,000 अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर अगर हम फायर करते हैं तो हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारा POK वापस मिल जाएगा। और जो हम बोल रहे हैं स्लो डाउन इन इकोनॉमी इन JNK, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाएंगे। वहाँ टूरिज्म बढ़ जाएगा, वहाँ पे जो भी फियर फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार को एक तरीके से समझाना चाहता हूँ
कि ये जो गेम है वो स्लीपर सेल्स का है और सबसे पहले हमको पाकिस्तान का खात्मा करना है, फिर उसके बाद हमको स्लीपर सेल्स को कैसे टैकल करना है, फिर हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मैं लौटता हूँ अलूने साहब, दो राय हमारे सामने आई हैं। एक सूरत हाल की तस्वीर पेश की है शर्मा साहब ने, और तोमर साहब ने एक स्ट्रैटेजिस्ट के नाते अपनी रणनीति की बात की है। युद्ध का चेहरा सिर्फ पाकिस्तान है, शैडो वार का, मैं आप इसे बेहतर समझते हैं एक एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट के नाते, कि क्या इसके पीछे दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्क और एक ताकतवर मुल्क भी शामिल है? क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसमें उस ताकतवर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है पाकिस्तान के साथ। तो ये लड़ाई जैसी दिख रही है, क्या हकीकत में वैसी है? और जैसा तोमर साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ उतना आसान है कि पाकिस्तान के रक्षा एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करना, और क्या एक वायबल ऑप्शन है ये? सर देखिए शरद जी, सर जो कह रहे हैं, एक फौजी होने के नाते जाहिर सी बात है कि इस देश में जो माहौल है, इस देश में जो दुख है, दर्द है, तो वो उभर कर आ रहा है। लेकिन जो हमारा राष्ट्र है, हमारी समस्याएं अलग है। पाकिस्तान छाती ठोक के कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र हूँ, बांग्लादेश अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने पर आमादा है। लेकिन हमारी समस्या कहें या हमारी ताकत कहें, हमारी ताकत विविधता है जिसको लेकर हम चलते हैं। हमारे कई राज्य जो हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, मतलब दुनिया में बहुत कम ऐसा होगा, तो इस विविधता को बरकरार रखते हुए इस देश की रक्षा कैसे करें, यह एक चुनौती होती है और हम लगातार सफल भी रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि इसमें कौन शामिल हो सकता है, देखिए अमेरिका के लिए भारत बहुत बड़ा मददगार देश है और अभी वहाँ के उपराष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया कि चीन के खिलाफ जो किसी राष्ट्र को खड़ा किया जा सकता है या देखा जा सकता है तो वो भारत है। मतलब अमेरिका के लिए भारत बहुत मददगार है। हम यदि 3-4 दशक पहले जाएंगे, जबकि CIA जो है और मोसाद भी इवन भारत के खिलाफ ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बहुत सारे काम करती थी, तो अब वो सिनेरियो बदला है। और सबसे अच्छी बात है कि रॉ जो है वो MI के साथ मिलकर काम करती है, रॉ जो है मोसाद के साथ मिलकर काम करती है, तो वो अभी चुनौती नहीं है। लेकिन यहाँ माफ़ कीजिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या हम इजराइल की तरह रिएक्ट कर सकते हैं? हमारी छवि इजराइल की तरह एक एग्रेसिव राष्ट्र की नहीं है, जो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत आक्रामक तरीके से रिटेलिएट करता है, रिवेंज लेता है, बदला लेता है। और दूसरा, अमेरिका भी जानता है कि भारत अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से नहीं हटेगा। अगर रूस से उसकी मित्रता है तो वो मित्रता रखेगा, वो मेरे हाथ में नहीं खेलेगा जैसा उसने पाकिस्तान को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। नहीं देखिए, बिल्कुल इजराइल की तरह हम हो नहीं सकते, लेकिन हम इजराइल से कम भी नहीं है, क्योंकि हमने पुलवामा का जवाब बालाकोट में दिया था। हमने पिछले दिनों जो आतंकी हमले हुए उसका जवाब दिया है। इसका मतलब है कि हमारी अब जो हम काम कर रहे हैं, हमारी रक्षा नीति काम कर रही है, वो बेहद आक्रामकता के साथ काम कर रही है। और मोसाद जो है, जैसे मोसाद ईरान में घुसकर वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या करती है, तो ऐसे ही हमारे दुश्मन जो है वो दुनिया भर में निशाना बन रहे। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की रक्षा नीति बहुत अच्छे से काम कर रही है, खुफिया तंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर इजराइल से अलग हमारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती नज़र आती है वो चीन और पाकिस्तान के संबंध नज़र आते हैं। और चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है, तो चीन को हमने रोकने की कोशिश की है। रूस से जो हमारी रक्षा संधि हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण रक्षा संधि थी, लेकिन उसके बावजूद रूस पर हम पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते। तो इन सब के बीच हमारे सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं, अमेरिका पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम जी। बिल्कुल हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम अमेरिका पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों जिस प्रकार से ट्रंप का जो शपथ समारोह था और वहां पर खालिस्तान के लोग दिखाई दिए, तो हमको हमारी रक्षा करना है। ये भी है कि चीन, अमेरिका हमें भविष्य के चीन की अक्स की झलक भी देखता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल देख रहा है और हम नियंत्रण और संतुलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम क्वाड में मददगार हैं और हम रूस के साथ भी खड़े हैं। इसका मतलब है कि भारत की नीतियां बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम
क्या ढाई मोर्चे पर निपटने के लिए तैयार है, जैसा हमारे विपिन रावत जो अब नहीं रहे, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जी। मैं लौटता हूं आपकी तरफ जी। तुमन साहब, आप कहना चाह रहे हैं संक्षेप में, प्रिसाइज जो आप पूछना चाहते हैं कि किसी और देश का इसमें हाथ है जी, फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अटैक करो पाकिस्तान को इमीडिएटली। कहीं गलती से अमेरिका पाकिस्तान में बैठ गया, ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान में बैठा ही था सर। सुनिए मेरी बात, जो बलूचिस्तान है वहां के जो माइनिंग राइट्स हैं वो अमेरिका को मिल चुके हैं, और कहीं गलती से अमेरिका पाकिस्तान में आ जाता है तो हम अटैक नहीं कर सकेंगे। और ये जो स्लीपर सेल्स हैं, कहीं गलती से हमारे जो सेंसिटिव स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पहुंच गए, उन्होंने धमाका कर दिया, तो आप समझिए मुझे जहां तक टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। 72 ये मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा। 72 में आप और शर्मा साहब बहुत युवा रहे होंगे, जब रॉ चीफ जो थे, जिनके किस्से हमने पढ़े और सुने, रामनाथ काव साहब, जो पानवाला बनकर जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में डेरा डाला था। तो ये भी क्या उसी तरह की एक कोशिश है और हमको उसी शैली में आगे बढ़ना है? हम अगर वो स्लीपर सेल लेकर आए हैं तो क्या हम पीछे हैं क्या? नहीं, देखिए क्या है कि ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकता है, केवल इनडायरेक्ट वॉर लड़ सकता है। हम लड़ सकते हैं। सुनिए मेरी बात जी। तो वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा है स्लीपर सेल्स के थ्रू, और ये जो हुआ है पहलगांव में, ये एक जिसको बोलना चाहिए ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है। लेकिन आपका जो पॉइंट है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए। अगर वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा है तो हमको डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए। हमको अपनी वो छवि अब ताक पे रख देनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली जी, कि जो हम पीस लविंग बनना पड़ेगा। हाँ, हमको एक लड़ाकू राष्ट्र के तौर पर सामने आने का ये सही वक्त नहीं तो हम लोग डिसएडवांटेज पोजीशन में आ सकते हैं और देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये पब्लिक को मैं समझाना चाहता हूं और सरकार को समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जल्द से जल्द खात्मा करिए। कहीं गलती से अगर अमेरिका पाकिस्तान में बैठ गया तो हम फिर पाकिस्तान को अटैक नहीं कर सकते हैं, और अगर हम पाकिस्तान को अटैक नहीं करते हैं ये सब कुछ चलता रहेगा, प्रॉब्लम होती रहेगी, और इससे पूरा जो कंट्री है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और फिर इससे क्या है कि ये फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है। समझने की कोशिश करिए, भारतीय जनता पार्टी कॉर्नर हो जाएगी। आपका नजरिया एक इंपॉर्टेंट नजरिया है, इससे हम सहमत असहमत हो सकते हैं। और कुछ देर पहले जो स्क्रीन पे तस्वीरें थी वो पूरी की थी, जो हमारे सेंड आर्टिस्ट हैं, जो पूरी दुनिया में मकबूल हैं और हर करंट अफेयर पर, जो भी मौजूदा हालात है उस पर वो अपनी इस कला के ज़रिए अपनी भावनाओं को रेत पर उकेरते हैं। और यही काम इस समय पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने किया है, श्रद्धांजलि देते हुए, जैसी श्रद्धांजलि हम सब की भावनाएं इस समय। आपको इस समय बता देते हैं कि भारत क्या कुछ बड़ा कर सकता है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए कि भारत क्या कर सकता है। पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर भारत लौटे, पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान, हम आपसे बेहद नाखुश हैं। डोभाल जयशंकर से एयरपोर्ट पर बैठक की, जो बताता है कि उन्होंने इन परिस्थितियों को कितना गंभीर माना है। हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया, जो घटनाक्रम है उसकी पूरी जानकारी से अवगत कराया, और आतंक से जंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप समेत पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी है। कुछ और चीजें भी हैं जिसका हमने सुबह डिस्कशन किया था कि P5 जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी सदस्य हैं, भारत उनको अवगत कराएगा। सिंधु जल संधि को रद्द किया जा सकता है और भारत के पास इसके पुख्ता कारण है। पाकिस्तानी एम्बेसी को बंद करने के लिए या यहाँ के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेजने की कोशिश हो सकती है, और इसी तरह इस्लामाबाद से जो भारतीय दूतावास है वहाँ से सारे प्रमुख अधिकारियों को भारत बुलाया जा सकता है। यानी कूटनयिक और राजनयिक संबंध पाकिस्तान से खत्म करने की पहल भी की जा सकती है। हम अब आपको बताते हैं कि हमले
पाकिस्तान की तरफ से कब कब हुए हैं। हम आपको उन हमलों के बारे में बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। ये देखिए, 2016 उरी अटैक, 19 जवान शहीद, और इसका जवाब था सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद। ये चीज बताई नहीं गई, लेकिन कार्रवाई, एक्शन लिया गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, कही नहीं जाती। चलिए, इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, इंदौर में हैं, सुन लेते हैं। देवलोक गमन के दुखद घटना के बाद उनकी बॉडी ला रहे हैं। उनकी एक तरह से राज्य सरकार की ओर से हम यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उपस्थित हैं। मेरे साथ माननीय सांसद और भाजपा के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब मिलकर के हृदय विदारक इस घटना में शोक भी व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से कायराना हरकत हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री और पूरी सरकार इन घटनाओं को निपटने में सक्षम है। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनके साथ हूँ, और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और ऐसे में इस घटना से हम सब हतप्रभ भी हैं, और मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। गोली मारना तालिबानी हरकत नहीं है पूरी तरह से? घर में पूछ के किसी को अगर इस तरह से आतंकी ये तालिबानी हरकत भी है, कायराना हरकत भी है। निहत्थे लोगों को मारना, उनमें दम होता तो भारतीय फौज के सामने आते, छीतड़े उड़ जाते, उनके पता ही नहीं चलता। ऐसे ये डरपोक, कायर, और जिस प्रकार से इनके लिए शब्द चाहे बोलो वो शब्द कम है, लेकिन हमारी फौज, हमारा देश और हमारी सरकार सक्षम है, किसी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया है, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में भी इस तरह की बात करना, ये उनकी उस गंदी मानसिकता का परिणाम है जिसके आधार पर पूरी की पूरी पार्टी उनकी हमेशा एक बहुसंख्यक समाज को लज्जित करती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुरंत माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब उनके ऊपर है, वो इस देश को किस स्थिति में देखते हैं। बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज में आज जब कल घटना घटी और पूरा कश्मीर सहित जम्मू और पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के उस घटना के खिलाफ था, और ये जो हरकत की गई धर्म पूछ के गोली मारने की, जब पूरा समाज एकजुट होकर के सामने आया, ऐसे में कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान का जो तरीका लगाया, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस सदैव हिंदुओं को लज्जित करती है, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निंदा करते हुए, और बी फिटेड आंसर, इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इस कमिटमेंट के साथ। इंदौर के एक पर्यटक जो उस समय पुलवामा में थे, उस घाटी में थे जहां नरसंहार हुआ है, मैसेक्री हुई है, उनका पार्थिव शरीर इंदौर लाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो पार्थिव शरीर उनका यहाँ लेकर आया गया, गमगीन माहौल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह हंसी खुशी ये पर्यटक इस धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के लिए रवाना हुए थे, और किसी को नहीं मालूम था कि उसका अंजाम इस तरह से होगा। तो ये इंदौर का घटनाक्रम, और मुख्यमंत्री उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक बार फिर आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ संजय सिंह तोमर साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, और बड़ी वर्सेटैलिटी है उनके व्यक्तित्व में। वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, सेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी तो हैं ही, इसके अलावा अपराध विज्ञान के भी एक गहरे जानकार हैं, और वेपन एक्सपर्ट के तौर पर भी उनकी रैंकिंग है। और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन व्यक्ति की जिनकी इस घटनाक्रम में मृत्यु हुई, और उनका पार्थिव शरीर, उनकी पार्थिव देह इंदौर लाई गई है।
सबके चेहरे पर पीड़ा। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, विष्णुदत्त शर्मा, वो भी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और शोक से पीड़ित, शोक संतप्त परिवार को, तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री सीनियर, शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए परिवार के लोग जिनके साथ मुख्यमंत्री और सुशील नथन्याल नाम है उन पर्यटक जो पुलवामा नहीं, जो घाटी में, पहलगाम घाटी में जिनकी मृत्यु हुई नरसंहार में, और ये स्थानीय नेताओं का क्रम, वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। चलिए, तो मैंने संजय सिंह तोमर साहब के बारे में बताया, एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। जंग शमशेर सिंह कक्कड़, लेफ्टिनेंट कर्नल, रिटायर, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं, जय हिंद। और आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, रिटायर्ड मेजर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक गैलेक्सी है हमारे साथ, जो बहुत मजबूती भी देगी, हमें ढाढ़स भी बंधाएगी और ये बताएगी भी कि अब तक जितने युद्ध हुए हैं उन युद्धों में बहुत इनिशियल चीन के साथ युद्ध को छोड़ दें, लेकिन उसमें भी भारत की जाबाज सेना का जो साहस था उसका परचम आज भी लहराता है और लहराता रहेगा। बाकी युद्धों में भारत की सेना ने बताया है, यहाँ के अधिकारियों और जवानों ने बताया है कि हिंदुस्तान महफूज है, महफूज रहेगा, क्योंकि उसके पास जाबाज लड़ाकों का, जंगजू का एक ऐसा जाबाज दस्ता है जो ये भरोसा दिलाता है कि भारत का ट्राई कलर तिरंगा हमेशा लहराता रहा है, लहराता रहेगा। एक बार फिर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो पर्यटक इस कायराना कृत्य में जिनकी जान गई है, मैं लौटता हूं, कक्कड़ साहब की तरफ चलता हूं। उनका गमजदा चेहरा ये बता रहा है कि गहरी तकलीफ से गुजर रहे हैं वो, और ये भले ही रिटायर्ड हैं हमारे साथ सैन्य अधिकारी, लेकिन आज भी इनका जज्बा ऐसा है कि आप अगर इन्हें सीमा पर पहुंचा दीजिए तो इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी सोच पाकिस्तान क्या किसी मुल्क के छक्के छुड़ा सकती है। कक्कड़ साहब, आपका इनिशियल रिएक्शन सर। जी जी। देखिए जी, फर्स्टली ये जो अटैक हुआ ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, इट इज़ वेरी वेल प्लान्ड। अगर आपको याद करें 16 तारीख को चीफ ऑफ द आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी है, जनरल मुनीर ने जो भाषण दिया था जी, उससे कितनी हिंदू मुस्लिम की घृणा की और कश्मीर के मामले में उन्होंने कितना इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि कश्मीर हमारा रहेगा और हम उसके लिए कुछ भी कर सकेंगे। उसके 2 दिन बाद लश्कर तैयबा के सेकंड नंबर के जो थे अबू मूसा जी, उन्होंने कहा कि हमको कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाहिए। तो इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड। अभी और जहां तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेग्रीगेशन हुआ है कि हिंदू अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, एक ये इंपॉर्टेंट बात है सर। जी जी। तो इसका उद्देश्य जहां तक मेरे को ख्याल है कि आफ्टर 370 कश्मीर में काफी कमा रहा था, काफी उनकी तरक्की हुई थी, उनका इकोनॉमी 7 टाइम्स बढ़ गई थी 370 के बाद में जी। और जब पैसा आ रहा था तो हिंदू मुस्लिम की जो तनाव था वो भी कम हो रहा था, क्योंकि पैसा आ रहा है, होटल में हिंदू लोग आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। सो इसलिए उनको कश्मीर में कुछ करना था, वो किया, पर सेग्रीगेशन किया कि फीलिंग फिर से जाग जाए। ये तो रहा इस अटैक के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जी, आपने बालाकोट किया, 300 से ऊपर लश्कर तैयबा का आदमी को मार दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई पाकिस्तान को समझ आया? वहां पर साहब 1 लाख मदरसे चल रहे हैं और हर मदरसा एक फैक्ट्री है जिहादियों की। क्या सिखाया जाता है? जी, जी, जी। आप मुसलमान हैं, काफिर को मारना आपका धर्म है, एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक बम है, हर साल 15,000 20,000 बम तैयार कर रहा है पाकिस्तान।
आपको बालाकोट अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं मिलने वाला। जी कक्कड़ साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जो बात हमारे साथ तोमर साहब कह रहे थे कि आपको तने पर और पत्ते पर चोट करने के बजाय जड़ पर चोट करनी चाहिए। जी, जड़ पे करनी चाहिए। और अभी हालात ये है कि वो भिखमंगा है, वो 3 दिन की लड़ाई से ऊपर नहीं लड़ सकता। ओनली 3 डेज फाइट, मतलब एक जो फुल स्केल वॉर होता है वो ओनली 3 डेज वो लड़ सकता है। तो उसको आप मारिए अभी, बलूचिस्तान उसको अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, सारे परेशान है। एक पंजाब छोटा सा बच्चा जहाँ के सारे आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। तो यू हैव टू टेक एक्शन। ये इतने ज्यादा उसके पास में है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। आप मारिए, 2 एयर स्ट्राइक कर दीजिए और 1000 मर देंगे, 2000 मरेंगे। चलिए मैं लौटूंगा। आशीष चतुर्वेदी साहब का एक क्विक रिएक्शन लूंगा। आपने बहुत एक ऐसी बात की तरफ ध्यान खींचा है कि अब वो लंबी लड़ाई में नहीं जा सकता है, और अगर 72 की तरह पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग मुल्क की शक्ल देनी है तो कहीं ना कहीं क्या मिलिट्री इंटरवेंशन इज इसेंशियल? ये बड़ा सवाल है। क्या सैन्य हस्तक्षेप पाकिस्तान की हैसियत को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा? चतुर्वेदी सर, आपका रिएक्शन। जी देखिए, जो पहले तो ये समझने की जरूरत है, जो ये अटैक हुआ है जी, इसमें 2 बातें हैं प्रमुखता से कि ये क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है। पहले ये चीज समझने की जरूरत है जी। तो पहला सवाल जो उसमें आता है कि ये कैसे हुआ। वहां पे अगर आप देखें तो ये इसलिए हुआ कि वहां आतंकवादियों ने पहले तो उस जगह को कायदे से रेकी किया होगा, समझा होगा कि यहाँ सुरक्षा कर्मी है ही नहीं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जहां 2000 पर्यटक थे वहां पे कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। ये एक बात हजम ही नहीं हो पा रही है कि इतनी बड़ी गैदरिंग जहां हो रही है, जहां इतने लोग जमा हो रहे हैं, वहां सुरक्षा देने के लिए, वहां जो क्राउड है उसको मैनेज करने के लिए भगदड़ ना मचे, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कोई पुलिस नहीं थी, कोई सैन्य सुरक्षा किसी भी तरीके की, किसी भी फोर्स द्वारा, बीएसएफ, आर्मी या किसी भी तरीके का कुछ भी इंतजाम नहीं था। और ये जो मिलिटेंट थे, ये बात उनको अच्छे से पता थी। इस बात से और ज्यादा हैरानी होती है कि जो मिलिटेंट आते हैं वो एकदम से गोलियां चला के भागते नहीं है वहां से, क्योंकि उनको ये पता था कि उनके पास एक निश्चित समय है और उतने समय तक आसपास से कोई वहां नहीं आएगा। ये एक और बहुत जो है अहम बात है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है। अब आता है आपका इंटेलिजेंस इनपुट्स कि आपकी जो वेरियस एजेंसीज हैं, जैसे आपकी रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब क्या कर रही थी? इनको कैसे नहीं पता था कि वहां जो बयान दिए जा रहे हैं, वहां जो प्लानिंग की जा रही है, उसका क्या आगे जो है कुछ ना कुछ यहाँ होने वाला है। तो कश्मीर जैसे आतंकवादी ग्रस्त इलाके में आपने क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिनको बढ़ाया था? ये इसकी ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। फिर ये आता है जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया, यानी जो तरीका इस्तेमाल किया आतंकवादियों ने, उनका मकसद क्या था, क्यों किया उन्होंने। जो अभी तक प्रतीत होता है उस हमले से, उनका मकसद केवल इस देश में हिंदू मुसलमान की जो खाई है उसको और ज्यादा बढ़ाना था। तभी उन्होंने सिलेक्टिवली हिंदुओं को ही टारगेट किया। और बहुत हैरान करने वाली बात, जो आज तक आतंकवादी किसी भी संगठन में दुनिया में कहीं नहीं देखी गई, कि केवल आदमियों को टारगेट किया गया, औरतों और बच्चों को किनारे कर दिया गया। ऐसा आज तक कभी आतंकवादियों ने किया ही नहीं है। वो किसी तरीके की दया, किसी तरीके का ये नहीं दिखाते हैं। तो क्यों ऐसा किया? वो चाहते तो सबको मारते, और जो कि हमेशा होता है, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और चले जाते हैं, या बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध होता है, कौन मरता है उनसे उनको मतलब नहीं, उनको मारने से मतलब होता है। पर यहाँ एक सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई और लोगों को ये बोला गया कि मोदी को ये बोल देना। मान लीजिए जैसे कि बॉम्बे में किसी पिक्चर की शूटिंग चल रही हो, इस तरीके की बयानबाजी कभी आतंकवादी करते ही नहीं है। वो अपने काम से वो है मैसेज देना चाहते हैं, मुंह जुबानी ये तो फिल्मी हो गया एकदम। तो बहुत हैरान करने वाले तथ्य हैं। अच्छा, उसमें एक मुस्लिम था, वो भी मरा, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मरे। एक मुसलमान था जो घोड़े लेके आता था, जब उसने ये होते हुए देखा तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश करी और उसमें उन लोगों ने इसको भी मार दिया।
तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये इस तरीके की गतिविधियां केवल इसलिए चलाई जा रही हैं कि देश में जो हिंदू मुस्लिम हैं ये आपस में लड़ते रहें और जो है देश को चतुर्वेदी साहब, आप कर सकें। जो बातें कह रहे हैं कहीं वो बिल्कुल टू द पॉइंट है सर। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आज छत्तीसगढ़ का नाम लिया है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब उन्हें छत्तीसगढ़ में भी कोई तनाव दिख रहा है। ये उनकी कम जानकारी है, मूर्खता है, ये भी कह सकता है मैं। लेकिन वो कह रहे हैं पूर्वोत्तर और हिंदुत्व की सरकार है, और हिंदुत्व की सरकार से भारत में एक नाराजगी है लोगों में, और ये चीजें हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरा डिजाइन उन्होंने तैयार इसी शैली में किया है। लेकिन बड़े सवाल हैं। सवाल है कि क्या लेग्जिटी रही कहीं ना कहीं किसी रूप में, और रही तो क्यों रही। अब वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के दायित्व हैं। क्या इससे हिम्मत बढ़ी उनकी कि अब वो सरकार है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। श्रीनगर से हमारे साथ स्थानीय पत्रकार ज़हूर अहमद जुड़ रहे हैं। ज़हूर साहब, एक तो मैं आपसे ज़रूर अभी लोकल परिस्थितियों का, कितने लोगों को अभी एहतियातन उनको राउंड अप किया है सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने, और क्या हालात हैं इस समय कश्मीर के, एक क्विक रिएक्शन आपका सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम दे रहे हैं इस बात पर बात करने के लिए, इस चर्चा करने के लिए। देखिए, कुछ दो भाई अभी तक बात कर रहे थे और मैं ध्यान से सुन रहा था। कुछ लोगों की बातें अच्छी भी लगी, लेकिन कुछ के वो डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं आपस में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की बात आप पे सूट हो या हर किसी की बात आप नकारें। बस सवाल ये है कि आज श्रीनगर में हर एक, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई, जो भी हो, जिस धर्म का भी हो, दिल से बाहर आया है, सड़कों पर आया है। आपने देखे होंगे पूरे दिन प्रोटेस्ट चलते रहे। इवन अभी भी जामा मस्जिद में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एक यूनिटी की मैसेज है, भाईचारे की मैसेज है, जो आज से पहले शायद 60-70 की दहाइयों में देखी जाती थी, और ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा दुख जम्मू कश्मीर की आवाम को इस इंसिडेंट से ये हुआ कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। बिल्कुल भी खिलाफ है हम ऐसी हरकतों से। जिसने भी किया है, सबकी डिमांड ये है कि उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए। और रही बात अभी तक राउंड अप की, अभी तक जो इनपुट आया है सोर्सेज के हवाले से, लगभग 1,500 के करीब जो पुलिस ने या सुरक्षा कर्मियों ने लड़के गिरफ्तार किए हुए हैं, पूछताछ चल रही है। ये सोर्सेज की बात है, इस पे कोई प्रॉपर फिगर हम बताना मुनासिब नहीं समझते। ये अभी तक की अपडेट है। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख इस चीज से हुआ कि ये जो दंगे फसाद होते हैं, ये गोली जब चलती है तो किसी का धर्म पूछ के नहीं आती कि हिंदू है कि मुसलमान है। जैसा एक भाई ने अभी कहा कि जहां हिंदू मरा है वहां एक मुसलमान बचाते हुए भी मरा है। और रही बात सिक्योरिटी लैब्स की, जब आप 2019 से अभी तक कह रहे हैं कि कश्मीर सुरक्षित है, लोग आ रहे, पर्यटन बढ़ रहा था, लोग पैसा कमा रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन एक फार फ्लंग एरिया में एटलीस्ट 2-4 सिक्योरिटी भी अगर साथ होते तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। ये इम्पोर्टेंट बात है, बेहद इम्पोर्टेंट बात है। एक और जो पैटर्न, क्या आपने इसके पहले, क्योंकि हमने बहुत ही नृशंस और बहुत ही बारबेरिक इंसिडेंट भी कश्मीर में देखे हैं, जिसमें जो जितना भी नीचे जा सकते थे मिलिटेंसी से जुड़े हुए आतंकी, वो गए हैं। लेकिन इस बार महिलाओं और बच्चों को निशाना नहीं बनाया गया। और जैसा मेजर चतुर्वेदी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि फिल्म का डायलॉग है, मोदी जी को बता दो, मोदी को बता दो, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ये इस पैटर्न को आप कैसे देखते हैं बतौर जर्नलिस्ट? देखिए, एज अ जर्नलिस्ट मैं यहाँ पे कहूंगा कि ह्यूमैनिटी का कत्ल हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इस चीज के खिलाफ है पूरा जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया इज अ माइटी कंट्री, व्हाई डोंट यू टीच द टेररिस्ट और मिलिटेंट्स द लेसन फॉर वंस। एक साथ में आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि एक सबक सिखा दो। माइटी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। तो ये जो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का दिस इज द हाई टाइम। देखिए, आपने इससे पहले आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दैट वाज अ वंडरफुल स्टेप, बट वाज दैट फॉर द पॉपुलैरिटी एंड द पॉलिटिकल स्टंट रिलेटेड टू द इलेक्शंस? तो इस बारे में जब इंसानी जान जा रही है, आपको पता है कि अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ है, तो व्हाई डोंट यू स्टैंड अप फॉर दैट?
नहीं, मैं थोड़ा सा आपने घुमा दिया इस सवाल को। आप क्या चाहते हैं, या इस पर अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं? देखिए, राय ही मैं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, क्या वो इलेक्शन स्टंट था और अभी इंसानी जाने जा रही है, तो इस पर आप कदम क्यों नहीं उठा रहे? व्हाई डोंट यू स्टैंड अप एंड स्ट्राइक अगेन? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आगे इंतजार करना होगा। आपके सवाल का जवाब शायद आगे भविष्य के गर्भ में छिपा हो ज़हूर अहमद साहब, लेकिन आपने जिस संजीदगी से और जिस जहनियत से और जिस बहुत ही प्योर रिफाइंड एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात की है, वो ये बताती है कि कश्मीर का इंटेलेक्ट, कश्मीर का जर्नलिस्ट भारत के सरोकारों से बहुत गहरा जुड़ा है, क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। और आपने बहुत क्लैरिटी से बात की है। आगे भी मैं ज़रूर आपसे बात करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया करूँगा अभी फ़िलहाल इस बातचीत के लिए। मैं क्विक रिएक्शन लूँगा, वक्त बहुत कम है, छोटे छोटे से रिएक्शंस के साथ आप सबकी तरफ आऊँगा। अलून साहब, एक बहुत क्विक रिएक्शन। अब एक थॉट हमारे सामने है, मैं शर्मा साहब का भी रिएक्शन लूँगा, चतुर्वेदी साहब का भी, कक्कड़ साहब का भी। ये बात है, क्योंकि जो बात तोमर साहब ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि अब आप ओसामा बिन लादेन जैसे अमेरिका ने घुस के मारा गए, मोसाद और हमास की लड़ाई में जिस तरह इजराइल अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, हमास भी रिटेलिएट जवाब देने की कोशिश करता है, क्या अब हमें उस तरह के देश के तौर पर उभरना चाहिए? बड़ा सवाल है सर। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं कहूँगा कि कश्मीर में यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर में हम नाकामयाब हो गए हैं। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को जिस प्रकार से इस्लामिक देशों के बीच प्रचारित किया था पाकिस्तान ने, हमने जवाब दिया। वहाँ शांति, मतलब हमने कूटनीतिक तरीके से वहाँ पर शांति स्थापित की है। दूसरी बात यह भी है कि वहाँ के लोगों का विश्वास जीता। यही कारण है कि आज कश्मीर में पूरे लोग सड़कों पर उतर कर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। तो कश्मीरियत का विश्वास जीतना, ये देखो, आपको याद होगा कि पूर्व रक्षा मंत्री जो थे वो कह रहे थे कि कश्मीर के नाम से मेरा सिर दुखता है। जी, तो कश्मीर में हम जीते हैं, कश्मीर को हम जीत जाएंगे, और हमारे देश के लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा कि इसका बेहतरीन जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उस पर निशाना भी होगा, और वैश्विक स्तर पर जो भारत को समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, और उससे पता चलता है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और उसका जवाब भी बहुत मजबूती से दिया जाएगा। मजबूती से दिया जाएगा, ये आपका कहना है, और सीधे तौर पर हमले के बजाय हो सकता है, ऐसा मानना है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, कि बहुत तरीके हैं जिस तरह से आप एक जवाब देते हैं। आप एक इंसर्जेंस करते हैं, अंदर घुसते हैं सो कॉल्ड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वहाँ तबाही मचाते हैं। क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में भारत में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार जो एलिमेंट्स रहे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हुई है। और पाकिस्तान ने ये ह्यू एंड क्राई भी किया है कि इसके पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ है, लेकिन भारत ने इसका खंडन किया। शर्मा साहब, वक्त बहुत कम है, इनलाइटेंड कमेंट चाहूँगा आप सब एक्सपर्ट से, जो देश के नामचीन एक्सपर्ट्स हैं, भारतीय सेना के गौरव रहे हैं। क्या करना चाहिए? क्या युद्ध ही एक जवाब है या मिलीजुली रणनीति? सर, मेरा एक मानना है, मैं 71 वार में भी था और श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स में भी था। मेरा ये मानना है कि खाली एक डिफेंस एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, इसको अपने को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिक एक्शन भी लेना पड़ेगा। एक इंडस वाटर जो है ट्रीटी भी कैंसिल करना पड़ेगी। जैसे हम लोग रावी नदी का पानी स्टॉप किया, वैसे इंडस और सिंध का भी बंद करना पड़ेगा। तीसरा, हमको बलूचिस्तान को जो है साइकोलॉजिकल और मिलिट्रिकली सपोर्ट देना पड़ेगा। पीओके को तोड़ना पड़ेगा, सिंध को तोड़ना पड़ेगा, और इसका जवाब आज की जो घटना हुई है उसका स्ट्रेटेजिकली जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसे करके एक मिलीजुली एक्शन लेना पड़ेगी, जिससे हम जीत जाएंगे। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी कक्कड़ साहब, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन सर। जी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम छोटे मोटे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कह रहे हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, और ये राइट टाइम है। पाकिस्तान भूखमरा है, पैसे नहीं लड़ाई के लिए। बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में विद्रोह हो रहे हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान टूट जाएगा। बस हमको एक सोच बनानी है और एक डिसीजन लेना है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट आपका नजरिया है। जी चतुर्वेदी साहब, आपका रिएक्शन सर। जी
देखिए केवल सर्जिकल स्ट्राइक जो होती हैं वो तो हमने पहले भी करी हैं, उससे एक टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन आपको अगर उसके दूरगामी परिणाम चाहिए, आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को वाकई में ख़त्म किया जाए, तो सबसे पहले आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वर्किंग को सुधारना है, आपको अपनी अप्रोच को बदलना है। कि आप देखिए कि जैसे पुलवामा का हमला जो हुआ था उसमें आज तक जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी है। दविंदर सिंह जो डीएसपी था, जब उसने धमकी दे दी कि मैं खुलासे कर दूंगा, तो न जाने क्या सोचकर दिल्ली पुलिस ने तब से लेके आज तक उसके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं लगाई। तो जब आप ऐसी एक व्यवस्था चलाएंगे तो आप आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? केवल बयानबाजी से आप आतंकवाद को नहीं खत्म कर सकते और केवल सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं खत्म कर सकते। जहां तक रही बात पाकिस्तान को खत्म करने की, मुझे नहीं लगता कि ये भाषणों में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये चीज संभव मुझे अभी दिखती नहीं। चलिए, मेजर साहब का कहना है, रिटायर्ड मेजर चतुर्वेदी साहब का, कि ये ख्याली ज़्यादा दिखता है, ज़मीन पर उतरने वाली ये चीज़ नहीं है। आपको अपनी तमाम वो एजेंसीज, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से जुड़ी हो या फिर वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हो, उनकी और मजबूती की दरकार है, क्योंकि उन्होंने ही पहले इस तथ्य को भी उठाया है कि आखिर 2000 लोग जहां इकट्ठा हैं वहां पर सुरक्षा बलों का ना होना। और ज़हूर अहमद जो जम्मू कश्मीर से जर्नलिस्ट जुड़े थे, उनका भी ये कहना था। क्विक आखिरी रिएक्शन आपका लूँगा तोमर साहब जी। हाँ, मुझे कुछ लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन हो जाएगा जी। तो अटैक ऑन पाकिस्तान इज़ अ मस्ट। वी आर 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान नेवी का खात्मा 12 घंटे में कर सकते हैं और आर्मी नेवी एयरफोर्स का खात्मा 24 घंटे में कर सकते हैं। हमारे पास 20,000 ब्रह्मोस मिसाइल हैं, तो इसका हमको अब इस्तेमाल करना चाहिए। ये देश हित में होगा, अदरवाइज बाकी सब अंग्रेजी है, होना जाना कुछ है नहीं। इस तरीके से नरसंहार होता रहेगा और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीज़न होता रहेगा और देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को अपनी कोख में रखकर पालता और पोसता है। तो वो सिर्फ भारत के लिए थ्रेट नहीं है, अमेरिका, इज़राइल और तमाम जो मुल्क, फ्रांस, जहाँ पर हम आतंकी घटनाएं देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक जॉइंट ऑपरेशन हो। और भारत इस वक्त, हो सकता है हमारे स्ट्रैटेजिस्ट इस वक्त ये चीज़ें सोच रहे हों। आप सबके इनलाइटन कमेंट्स के लिए सर मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि आपके इन ज़बरदस्त और गाइडेंस के साथ सामने आने वाले विचारों को हम इस मंच के ज़रिए अपने पेश कर सकें व्यूअर्स के लिए। बहुत दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ हमारी ये जो ख़ास पेशकश थी कि कश्मीर में नरसंहार, अब भारत करेगा प्रहार, इसको मैं यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसको गोली मार दी।